Hello students, Assalamu alaikum. Students, we are going to study geography. The chapter name is natural resources. First of all, we will understand what is resources. Anything that has some value or use for human called is natural resources. कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी को कुछ वैल्यू पहुंचाता है, कुछ उनका मूल्य हो कुछ, और इंसान अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करता है किसी न किसी पर्पज़ से, तो उसे रिसोर्सेज कहते हैं. वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर टू वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू, द सेकंड इज़ एस्थेटिक वैल्यू. Economic values are soil, water, plant, etc. Means these resources gives us economic standard. Means we are developing through these resources. And the second is aesthetic value. Aesthetic means सौंदर्यात्मक. सौंदर्य मतलब सुंदर, अच्छा लगने वाला. तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम अच्छा लगने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. उसका इकोनॉमिक कोई भी इकोनॉमिक रोल नहीं है कि वो एस्थेटिक वैल्यू, माउंटेन, सी, क्लाउड्स, दीज वैल्यूज़ और दीज नेचुरल रिसोर्सेज गिव्स अस ब्यूटीफुल नेचर सीन्स एंड सीनरी. मतलब ये ऐसा रिसोर्सेज हैं जिसको हम. उसके बाद चलते हैं. द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है ना, किस पर डिपेंड है. हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें. वो क्या चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को बेनिफिशियल बनाता है, यूज़ करने लायक बनाता है. तो वो फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ रीजन. किसी भी प्रांत के कोई भी किसी भी समुदाय के लोग या फिर कितने भी लोग रहता है वहाँ पे, उन लोगों की जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत ही मतलब किसी नेचुरल रिसोर्सेज को बेनिफिशियल बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है. देयर नॉलेज. अगर इंसान के पास नॉलेज है तो किसी नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बना सकता है. नहीं तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो यूज़लेस है, अभी तक उनका यूज़ पता नहीं चला है. अभी उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोसेस. मतलब टेक्नोलॉजी भी एक रोल प्ले करता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाने के लिए. एक्चुअली में नेचुरल रिसोर्सेज वैल्यूएबल ही होता है, लेकिन लोगों की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और लोगों की नीड्स ना होने की वजह से उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. जब उनके बारे में पता चल जाता है कि ये काफ़ी लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से होता है. तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो हमें उन रिसोर्सेज से आगाह करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुफीद है. चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, second is human resources, and third is human made or man made resources. We should remember during we study. First is natural resources, second is human resources, and third is human made resources. And इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको. लेकिन दोनों की फीचर कुछ डिफ़र करता है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग कर दिया गया है. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन भी नेचर का ही बना हुआ एक क्रिएशन है, और यही क्रिएशन ह्यूमन मैड रिसोर्स को क्रिएट करता है. कहने का मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करता है और उसको ह्यूमन मैड रिसोर्स बनाता है. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स इज़ यूज़लेस और नो वैल्यू. मतलब कहने का ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना नेचुरल रिसोर्सेज यूज़लेस है, उनका कोई यूज़ नहीं है. तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिट्टी तो हम लोग किस काम में इस्तेमाल करते हैं. यूजुअली हम तो खेती बाड़ी के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं.
अब उस मिट्टी की विशेषता हम ये जानते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर ही किया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस मिट्टी का ईंट भी बनाया जा सकता है जिससे हम अच्छी इमारत बना सकें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही, सॉइल जो है, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज सॉइल को लिया और सॉइल को लेकर के एक मैन मेड रिसोर्सेज बनाया जिसको हम ब्रिक्स बोल सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल, ये नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल हो गया और मैन मेड रिसोर्सेज इसको लिया और इसको क्रिएट किया। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना यूज़लेस है। तो भी चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। सपोज़ दैट, एक मतलब डायग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि काऊ एक नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, मिल्क क्या हो गया, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज एक मिल्क मैन है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है और जो काऊ से मिल्क को क्या किया, ऑब्टेन किया और उस मिल्क से क्या किया, कर्ड को क्रिएट किया, कर्ड बनाया, समझ रहे हैं, चीज़ बनाया, बटर बनाया। तो ये क्या हुआ, मैन मेड रिसोर्सेज हुआ या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग मूलतः 5 रूप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के स्टेज के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 5th क्लासिफिकेशन पॉइंट में, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग शुरू से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑरिजिन के बेस्ड पर जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है तो इसका क्लासिफिकेशन 2 होता है। फर्स्ट इज़ बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन बायोस्फीयर। You know biosphere in 6th class and 7th class, you knew this biosphere, atmosphere, hydrosphere. These are more, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम दे दिए हैं कि फॉरेस्ट हुआ और उसका प्रोडक्ट्स हुआ, फॉरेस्ट और उसका प्रोडक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, सब्सटेंस अंडर वाटर, वो चीज़ें जो क्या है पानी के नीचे हैं, मतलब समंदर के नीचे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, वो भी क्या बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। मिनरल्स, फ्यूल्स एक्चुअली में अबायोटिक होना चाहिए, लेकिन ये बायोटिक भी होता है। ये बायोटिक तब होता है जब क्या होता है कि हम कुछ मिनरल्स क्या होता है, डिकेड एनिमल्स, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कुछ एनिमल्स क्या डिके हो गया था, जिसके वजह से वो क्या होता है, मतलब मिनरल्स बना है और फ्यूल बना है। उन्हीं डिकेड एनिमल्स से ऑब्टेन जो मिनरल्स और फ्यूल्स है उसको हम बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल कर सकते हैं। जबकि हम और भी मिनरल रिसोर्सेज हैं जो अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल किए हैं यहाँ पर। तो कहने का ये सीधा मतलब है कि जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। It is included all the non-living things. It is given here also, you can see. As for example, water, air and minerals such as gold, iron, copper, silver. मिनरल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बायोटिक अबायोटिक दोनों है।
तो वो मिनरल बायोटिक होता है, वो मिनरल बायोटिक होता है जो क्या होता है, डिकेड एनिमल से बना है आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और वो मिनरल्स जो डिकेड एनिमल से नहीं बना है, कोई और चीज़ से बना है, उसे हम क्या कर सकते, उसे हम कह सकते हैं अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेज के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को 4 क्लासेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक इन अ रीजन एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब वो रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या होता है, किसी भी रीजन में स्टॉक्ड होता है, वो किसी रीजन में पाया जाता है और उनका फ़िलहाल यूज़ नहीं होता है, उसका यूज़ फ्यूचर के लिए होता है। और स्टॉक रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सर्वेड है, मतलब जिनका पता लगाया जा चुका होता है और उनका यूज़ ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ये नहीं हो पाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक ऐसा मतलब तत्व है जिनका इस्तेमाल अभी नहीं है और वो लेक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा तो हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा और बहुत उम्दा यूज़ होगा। एक्चुअल रिसोर्सेज, दीज आर द करेंटली यूजिंग रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम फ़िलहाल में यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल यूज़ किए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल, आयरन। और रिज़र्व रिसोर्सेज उसको बोलेंगे जो फ़िलहाल यूज़ करते हैं और उसको फ्यूचर के लिए रिज़र्व कर लिया जाता है और वो क्या होता है, फिनिश होने वाला होता है। कभी न कभी वो फ्यूचरिंग किया जाता है कि ये एक महदूद वक्त तक ही सीमित है, ये चल सकता है, उसके बाद ये फिनिश होने वाला है, तो उसको रिज़र्व कर करके इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। ये एक्चुअली एक्चुअल रिसोर्सेज का पार्ट होता है। एंड शुड बी कंजर्व फॉर फ्यूचर। इसको क्या करना चाहिए, फ्यूचर के लिए कंजर्व करना चाहिए, मतलब जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए भी क्या हो, रिजर्व रहे, वो लोग भी इस्तेमाल करें। जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोल हुआ। उसके बाद फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।